सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बेंगलोर में हुए ब्लास्ट को तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ अभी भी खाली के खाली हैं। बेंगलोर में हुए ब्लास्ट ने एक बार फिर से खुफिया तंत्र की नाकामी की पोल खोलकर रख दी है। ब्लास्ट के कई घंटे बीत जाने के बावजूद जांच एजेंसियां ये बताने की स्थिति में नहीं कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, ये बात और है कि ब्लास्ट के तरीके को देखकर उंगली इंडियन मुजाहिदीन की ओर उठाई जा रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं किया जा रहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट के तुरंत बाद की ये तस्वीरें हैं। बेंगलुरु में भाजपा कार्यालय के बाहर हुआ था विस्फोट, जिसकी वजह से 11 पुलिस वालों समेत कुल 16 लोग घायल हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन पर शक की सुई गहराती हुई चली जा रही है, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। बाइक में रखा गया था 2 किलो विस्फोटक। जांच पूरे मामले की जारी है। एनआईए को जांच का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक जांच एजेंसियां किसी नतीजे पर आखिर क्यों नहीं पहुंच पाई हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 3 साल बाद फिर से 17 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। बुधवार को भाजपा कार्यालय के बाहर हुए विस्फोट में 16 लोग घायल हो गए। इनमें से 11 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इससे पहले 2010 में भी 17 अप्रैल को ही चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास आतंकियों ने बम विस्फोट किया था। इसमें 15 लोग घायल हुए थे और तब वहां पर आईपीएल का मैच चल रहा था। एक बार फिर से उसी तरह की साजिश यहां पर रची गई है आतंकियों की ओर से। हालांकि कौन सा संगठन इसके पीछे है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इंडियन मुजाहिदीन के ऊपर शक की सुई जारी है, क्योंकि जिस तरह से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है उससे आईएम का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुख्ता रूप में ना ही सुरक्षा एजेंसियां ना ही पुलिस प्रशासन इस बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार है। जांच पूरे मामले की लगातार जारी है। आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय शहर के भीड़ भाड़ वाले मल्लेश्वरम इलाके में है। 5 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके नामांकन का कल आखिरी दिन था और इसी वजह से भाजपा कार्यालय में गहमा गहमी भीड़ भाड़ काफी ज्यादा थी। 22 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली क्यों हैं और आखिर हर बार इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो जाती है? ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, सवाल बड़ा यही उठता है, अभी तक 22 घंटे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी पुलिस ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि आखिर इन धमाकों के पीछे कौन से लोग हैं। सिर्फ ब्लास्ट के आधार पर शक की सुई आईएम की तरफ जारी है। 22 घंटे की आप बात करें, मैं बात करूंगा हैदराबाद के धमाकों की, जिनको आज 2 महीने होने जा रहे हैं और पुलिस हवा में तीर मार रही है। तो ये साफ दिखाता है कि पुलिस पूरी तौर पर नाकाम है। आतंकी मंसूबे अपना काम कर गुजरते हैं और पुलिस हवा में तीर मारते हुए केवल शक जता सकती है कि ये इंडियन मुजाहिदीन का काम है या ये यासीन भटकल, जो कि इस पूरे नेटवर्क के सरगना माने जाते हैं, इनका हाथ है। लेकिन पुलिस के पास भी कोई भी ऐसा पुख्ता सुराग नहीं जिसके जरिए उन लोगों तक पहुंचा जा सके। हमारी जो तमाम लोगों से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हुई, उसके यही लगता है जिन लोगों ने हैदराबाद के नगर को कहलाया था वही लोग हो सकते हैं जो इन धमाकों के पीछे बंगलुरु के एक मल्लेश्वरम और दूसरा हैदराबाद इलाके में जो धमाकों की खबर आई थी, उनके भी पीछे ही का हाथ हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन सवाल बड़ा ये भी उठता है, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से 5 दिन पहले ही आगाह कर दिया गया था, उसके बावजूद भी वहां पर विस्फोट की ये स्थिति देखने को मिली है। बहरहाल गृह मंत्रालय पूरे मामले की जांच की बात कर रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं राकेश कुमार सिंह। राकेश, क्या एनआईए की टीम पूरे मामले की तफ्तीश करेगी? देखिए, एनआईए की टीम जो है पूरे मामले में सहयोग कर रही है, लेकिन साफ तौर पर जैसा कि चित्रा जानती हैं, एनआईए 26/11 के बाद इसका गठन किया गया है और एनआईए की सूत्रों की माने जो इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि इंडियन मुजाहिदीन का इसमें शक नहीं, बल्कि अब ये साफ हो गया है कि पूरी कारस्तानी जो है इंडियन मुजाहिदीन का है और इंडियन मुजाहिदीन के 4 लोगों की, जो 4 आतंकी हैं, उनकी खोजबीन, उनकी शक की सुई चारों पर है। पहला नाम यासीन भटकल का है। जैसा कि हमारे राजनीतिक संपादक साफ तौर पर मनीष जी कह रहे थे कि यासीन भटकल का प्रमुख नाम है। साथ ही साथ वकास, तबरेज और बड़ा साजिद, ये 4 नाम हैं जिनकी जो है सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इनको पूरी तौर पर शक के दायरे में रखी हुई हैं और इन पर यासीन भटकल, जैसा कि आप जानती हैं चित्रा, बम रखने में माहिर है और बम धमाके कराने में माहिर है। तो ये साफ तौर पर कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों और खासकर एनआईए को लगता है
कि यासीन भटकल अपने मॉड्यूल के जरिए यहाँ पर धमाका कराया है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट है एनआईए की, उसके मुताबिक यही स्पष्ट हो रहा है। चित्रा, बिल्कुल, प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक यही साफ तौर से नजर आ रहा है। इंडियन मुजाहिदीन का क्या हाथ हो सकता है, शक की सुई तो उसी तरफ जा रही है, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर कोई भी जानकारी इस बारे में नहीं दी गई है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पे गृह मंत्रालय का रुख क्या नजर आ रहा है राकेश? देखिए, पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय लगातार कर्नाटक सरकार के संपर्क में है और जो भी एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियों को कहा गया है कि पूरी तौर पर इस जांच को आगे बढ़ाया जाए और एनआईए इस पूरे मामले की जहां तक जो है पूरी जांच तो कर रही है, जैसा कि आप जानते हैं पूरी विशेषज्ञता है एनआईए के पास, लेकिन जिस तरह से हैदराबाद धमाके में कोई ठोस हाथ जो है एनआईए के नहीं लगे हैं, ऐसे में ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि बंगलुरु धमाके में उसके हाथ क्या लगते हैं। लेकिन ये साफ हो गया है कि एनआईए के जो सूत्रों से इंडिया न्यूज को पता चला है, उसके मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का जो है हाथ होने की शक जो है पूरी तौर पर गहरा गई है। बिल्कुल, आईएम का हाथ हो सकता है इन धमाकों के पीछे। एक बार फिर से मनीष का हम रुख कर लेते हैं। मनीष, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, जब भी इस तरह के ब्लास्ट होते हैं उसके बाद से राजनीति किस तरह से तेज होती है? पहले शकील अहमद की ओर से इस तरह का ट्वीट किया गया कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, उसके बाद बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई। आखिर कब तक आतंक के मुद्दे पर हम सियासत करते रहेंगे? हमारे राजनेता कब अपनी सियासत कम से कम आतंकवाद के मुद्दों पर खत्म करेंगे? लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए चित्रा, जिस तरीके से कल बंगलुरु धमाके के बाद शकील अहमद का जो बयान आया कि इसमें बीजेपी को लाभ हो सकता है और फिर उसके बाद फिर से एक बार वाकई शुरू हुआ, तो ये बड़ी बेशर्मी की बात दिखाई देती है कि हमारे नेता जब देश में आतंकी इतने सक्रिय हो रहे हैं और वो राजनीति करने से नहीं चूक रहे। इसके अलावा कल जो हमारा कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमने देश के वो 3 बड़े दुश्मनों की तस्वीरें दिखाई थी, लाइव वीडियो दिखाया था, उसमें भी जो तमाम बड़े आईपीएस अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने भी ये माना कि राजनेताओं की गलती है, ये राजनेताओं की कमी है, राजनेताओं में कहीं ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि आतंक को रोका जा सके। तो यही वजह है कि जब भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात आती है तो नेता क्या बम धमाके और क्या कोई और, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल अपनी राजनीति के सोच के मद्देनजर ही इस तरह के बयान देते हैं। अगर गंभीरता से वो इस मसले को अगर सुलझाने की कोशिश करते तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो पिछले 2 दशकों से ज्यादा आतंकवाद से जूझ रहा है उससे उबर पाता। एक सवाल और मनीष, सवाल बड़ा ये उठता है, अमेरिका में बम विस्फोट होता है, 3 लोग मारे जाते हैं, 130 जख्मी होते हैं, तो पूरी दुनिया में इस तरह की खलबली मच जाती है कि आतंकवाद का खात्मा कितनी जल्दी हो। लेकिन हिंदुस्तान में हर रोज इस तरह की स्थिति, हर महीने इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। क्या आतंकवाद को झेलने की आदत पड़ गई है हमें, या फिर आपको ये भी लगता है कि दरअसल राजनीति की भेंट हमेशा से ही इस तरह का मामला चढ़ जाता है और इसी वजह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम बिल्कुल कमजोर हैं? देखिए चित्रा, आपको याद करना होगा तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम का वो बयान जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारी ऐसी कई कमजोरियां हैं, हमारे पास टेक्निकल गैजेट्स भी है, हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस को लेके ऐसी कई कमजोरियां हैं जिसके तहत हम इस तरह के आतंकी मॉड्यूल को पूरे तौर पर ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं और केवल बातें होती हैं। ये उन्होंने भी स्वीकारा था, लेकिन इसके बावजूद आतंकी लगातार सिर उठाते रहते हैं। ऐसे मेरी जब मैं हैदराबाद के दिलसुख नगर धमाकों को कवर करने गया था तब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी से खास बातचीत हुई थी। उन्होंने ये माना कि 2 दशक से हैदराबाद में आतंकी अपनी जड़ें गड़ाए हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान क्या हो सकता है कि सूबे का मुखिया खुद ये मान ले कि वो उनके लिए ऐशगाह बन गई है। तो कितना आसान हो जाएगा जब वो हमारे आपस में आम लोगों के बीच ही अगर मिल गए हों और स्लीपर मॉड्यूल के तहत ऑपरेटिव के रूप में काम कर रहे हों, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें इतना ही नहीं तो हमारी पुलिस को भी वो स्वायत्ता देनी होगी कि जब भी इस तरह की कोई जांच या कोई मसला सामने आए तो पूरे तौर पर उन्हें अधिकार हो दूध का दूध और पानी का पानी करने की। बिल्कुल, हर एक जांच राजनीति की भेंट न चढ़ जाए, इस बारे में भी हमें सोचना होगा। और जरा सोचिए उन लोगों के घरों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनके अपने इस तरह के आतंकी वारदातों की भेंट चढ़ जाते हैं और उसके बाद सिर्फ तमाशबीन बने हम देखते रहते हैं। और आतंक के खिलाफ लड़ाई में कहीं न कहीं भारत कमजोर हुआ है और इसी वजह से भारत को एक सॉफ्ट स्टेट का दर्जा भी मिलने लगा है, लोग कहने लगे हैं। इसी वजह से वक्त आ चला है जब हम आतंक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छेड़ें। फिलहाल के लिए शुक्रिया राकेश आपका भी और मनीष आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।